अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के बड़े ही अहम और बड़े ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ मैं हूं आपका बहुत ही प्यारा टीचर बिलावल इफ्तिखार। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है YDSE, इसका ये मतलब नहीं है ये देखो सर, नो, इसका मतलब है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस चैप्टर के पहले लेक्चर में जब हमने नेचर ऑफ लाइट को स्टडी किया था तो आप लोगों को याद होगा कि वहाँ पे हाइजेंस और न्यूटन्स थेरीज थी। न्यूटन ने कहा था लाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। लेकिन हाइजन ने कहा था लाइट पार्टिकल की फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती, वेव की फॉर्म में करती है। उसकी बात को तब किसी ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस या ज़्यादा जो उनसा माना नहीं था। क्यों? क्योंकि न्यूटन की बात को ज़्यादा प्रेफरेंस मिली थी। तो उसने ये 1678 में जो उनसा ये बात कही थी और थ्योरी दी थी। 1801 में यंग नाम के एक साइंटिस्ट ने 1801 में ये बात साबित कर दी थी विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है उसका, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पहले इसको यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट कहते थे, लेकिन बाद में इसको फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का नाम दे दिया गया। इसने 1801 के अंदर ये बात साबित कर दी कि लाइट की नेचर होती है वेव नेचर। प्रूव कर दिया इसने कि लाइट की कौन सी नेचर है? वेव नेचर। क्योंकि इसने यहां पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। और इंटरफेरेंस वेव्स की प्रॉपर्टी है, इंटरफेरेंस वेव्स की प्रॉपर्टी है। छोटा सा सिंपल सा जो उनसा उसने अरेंजमेंट के थ्रू ये बात साबित कर दी कि लाइट की नेचर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं MCQs में पर्टिकुलरली, कि लाइट की नेचर कौन सी नेचर को प्रूव करता है? YDSE, वेव नेचर को। और किस फिनोमिना की स्टडी इसमें करते हैं हम? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। ये बड़ी सिंपल सी अरेंजमेंट आपके सामने बनी हुई है, जिसमें एक ग्लास स्लैब के अंदर पहले 2 स्लिट्स हैं, बाकी साइड्स पे जो उनसे ओपेक लाइट पास नहीं कर सकती, और आगे जो उनसे एक स्क्रीन है, और इधर से लाइट एक कन्वेक्स लेंस से निकलने के बाद, याद आया सोर्स लाइट अगर प्रिंसिपल फोकस पे रखें तो कन्वेक्स लेंस से निकलने वाले वेवफ्रंट्स कौन से थे? प्लेन वेवफ्रंट्स। तो ये प्लेन वेवफ्रंट्स की फॉर्म में निकल रही है। ये 2 स्लिट्स जो हमारे पास हैं, इनमें से लाइट गुजरनी चाहिए, और न्यूटन के मुताबिक तो ये अगर हम इसको गुजारें तो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। और सीधी जाके स्क्रीन पे, जब इसको स्क्रीन पे लाइट गिरेगी, जाके फॉल होगी, जहां पे लाइट जाके फॉल होगी, इंसिडेंट होगी, वहां पे तो आपको जो है वो लाइट नजर आना चाहिए स्क्रीन। बाकी साइड से क्या होनी चाहिए? बोले डार्क होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे तो उनका वो पीछे जाके उसका शैडो बन जाएगा। बाकी जो भी इसके पार्ट्स हैं स्लिट्स के अलावा, अगर लाइट सीधी जाती तो लाइट सीधी जाते हुए सिर्फ स्लिट्स जो उनसी हैं उनमें से गुजर के सामने इंसिडेंट हो जाती, और बाकी सारा स्क्रीन के ऊपर ये जो स्लिट्स के बाकी पार्ट्स हैं, स्लिट्स के साथ साथ इनका शैडो उस पर बन जाना चाहिए था। लेकिन जब यंग्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो ऐसा नहीं हुआ। उसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि इस स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न बन गया, पैटर्न जिसमें अल्टरनेट, ये जहां पे आपको डार्क ब्लैक नजर आ रहा है, ये इसका मतलब है यहां पे लाइट नहीं आई। जहां पे आपको ये ब्राइट नजर आ रहा है, इसका मतलब है यहां पे लाइट आ रही है। तो स्क्रीन पे, पूरी स्क्रीन पे ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, अल्टरनेट, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरह से एक पैटर्न बन गया। अगर ये ब्लू कलर की लाइट है तो यहाँ ब्लू कलर, यहाँ ब्लैक, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक, इस तरह से ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। लेकिन उसमें याद ये रखिएगा,
जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, जो सेंटर पे ब्राइट था, ब्राइट सेंटर पे, और अल्टरनेट साइड्स पे, उसके ऊपर भी, उसके नीचे भी, उसके अगर दाएं जानिब बाएं जानिब, राइट लेफ्ट दोनों तरफ देखें तो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क इमेजेस बने थे। उनको हम बैंड्स भी बोल लेते हैं और फ्रिंजेस भी बोलते हैं इनको, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। ये वाली यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस हैं। तो इसी तरह की अरेंजमेंट ये ऊपर भी बनी हुई है, आपकी बुक में भी ये बनी है। यंग ने जो यूज़ की थी, ये एक सोर्स समझ लें, पहले वाली स्लिट, यहाँ से लाइट जो है 2 स्लिट्स, ये हमने वेवफ्रंट्स में बताई थी आपको, इंटरफेरेंस में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इसका। S1 और S2 आगे 2 स्लिट्स हैं जहाँ पे लाइट इसी एक सोर्स से आ रही है। तो इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या थी कि दोनों सोर्सेस एक तो सिंगल वेवलेंथ वाले होने चाहिए और कोहेरेंट होने चाहिए। तो सेम सोर्स से आ रहे हैं, ये दोनों क्या होंगे, कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक भी हैं। स्क्रीन सामने जो पड़ी है इस पे वही कुछ हो रहा है, सेंटर पे ब्राइट और ऊपर नीचे अल्टरनेट डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इसी तरह नीचे भी जो है वो डार्क ब्राइट अल्टरनेट फ्रिंजेस बनेगी। ये जो ब्राइट हैं इनको हम, ब्राइट फ्रिंज को मैक्सिमा भी कहते हैं। भला क्यों कहते हैं इसको मैक्सिमा? और भाई यहां पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और डार्क जोन से हैं यहां पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होगी, इसलिए इनको हम मिनिमा कहते हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये ऐसा हुआ क्यों है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम स्टडी कर चुके हैं क्या कि इंटरफेयर करती हैं जब 2 वेव्स, तो उनके पाथ डिफरेंस ने ये डिसाइड करना होता है कि कहां पे कंस्ट्रक्शन होगी, कहां पे डिस्ट्रक्शन। तो समझ तो थोड़ी सी आ भी गई होगी, यहां पर जहां पे ब्राइट है वहां पे दोनों वेव्स जो आने वाली हैं उनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। जहां पे ये आपको डार्क नजर आ रहे हैं वहां पर लाइट वेव्स की कौन सी इंटरफेरेंस, कौन से वाली, इधर वाली कंस्ट्रक्टिव थी, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करती है। इधर गौर से देखें, ये सेंटर वाला है, S1 से यहां तक आने में भी सेम डिस्टेंस और S2 से भी यहां आने में सेम डिस्टेंस, और जब यहां पे पाथ डिफरेंस निकाला जाएगा सेंटर वाले के लिए तो पाथ डिफरेंस विल बी 0। किसकी कंडीशन हुई 0? पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये कंस्ट्रक्टिव की कंडीशंस थी। और यहां पर जहां पे डार्क आ रहे हैं यहां पे इधर से वेव कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यहां से ज्यादा कर रही है। जब डिफरेंस निकाला जाएगा वो हम आगे ड्राइव करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस आएंगी। तो अभी तक जो उनसे हमने ये स्टडी किया है फिलहाल कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो सी है उसको स्टडी करने जा रहे हैं और इसमें हम 3 आगे मेन चीज़ें जो सी हैं उनके बारे में देखेंगे। वो 3 चीज़ें क्या हैं पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर इनको स्टडी करते हैं। एक हमने इसमें सबसे पहले यही पाथ डिफरेंस की जो सी है वो कंडीशन, पाथ डिफरेंसेस निकालने हैं। फिर हम इसमें स्टडी करेंगे कि सेंटर वाले से कौन सा ब्राइट फ्रिंज कितनी दूर है, कितने डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज, मैक्सिमा एंड मिनिमा का डिस्टेंस सेंटर से। तीसरी चीज हम कंसेक्यूटिव मैक्सिमास का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसका नाम है फ्रिंज विड्थ। ये 3 चीजें जो है ये हम मेनली जो सा इस टॉपिक में क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जाना कहीं नहीं है क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है और है भी बहुत इंटरेस्टिंग। कैलकुलेशन आपने जो सी है वो ध्यान से सुननी है और इसको नोट भी साथ साथ ही करते जाना है।
ये अब मैं रेज करने लगा। इसी तरह की अरेंजमेंट इधर भी जरा बना लेते हैं। एक इसकी जरूरत नहीं है हमें, दो जो स्लिट्स हैं हमारे पास, एक S1 और दूसरी है S2। यहां पे मैंने इनको थोड़ा आपको दिखाने के लिए थोड़ा दूर दूर शो किया है। वैसे ये स्लिट्स आपस में बहुत करीब करीब होती हैं। ये सामने वो स्क्रीन है जिसके ऊपर वो मैक्सिमा और मिनिमा का पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न बनना है। ये स्क्रीन एक S1 और S2, इन दोनों स्क्रीन्स के दरमियान स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है उसको हमने D से इंडिकेट कर लिया जी। सामने सेंटर पे जहां पे पता है हमें मैक्सिमा बनना है, ये सेंटर O कह लेते हैं इसको हम A पॉइंट कह लेते हैं पहली स्लिट, और दूसरी स्लिट वाले पॉइंट को हम B कह लेते हैं। मुझे नहीं पता अभी, सबसे पहले मैं ये फाइंड करने जा रहा हूं पाथ डिफरेंस की कंडीशंस। मुझे नहीं पता यहां पे क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। मैंने एक जनरल पॉइंट P कंसीडर कर लिया है जिसपे वेव्स A पॉइंट से भी जाएंगी डेफिनेटली और B से भी जा रही होंगी। चले जरा, अच्छा जाती किस फॉर्म में, वेव फ्रंट्स की फॉर्म में। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजीनेस हमने जो उनसे इसको क्या किया हुआ है, जरा वेव्स ड्रॉ कर लेते हैं सीधी लाइन में। ये एक इधर से भी जा रही वेव और इधर से भी, AP और BP। AP आप प्यारे, BP बिलावल भी प्यारा बहरहाल तो ये यहां से यहां तक जाते हुए A से P तक डिस्टेंस कम है और B से P तक जाते हुए डिस्टेंस ज्यादा है। पाथ का डिफरेंस है, यस पाथ का अगर डिफरेंस है तो उसी ने डिसाइड करना है कि P पे आया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। चलें जरा ड्राइव करते हैं। ये स्क्रीन है, स्क्रीन का और स्लिट्स की जो सेपरेशन है इनकी आपस में, इसको हमने इंडिकेट कर लिया जी लेंथ L से। और ये स्लिट्स मैंने आपको पहले बताया कि ना बड़ी करीब करीब है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहां पे जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, आपको दिखाने के लिए थोड़ा दूर दूर बनाते हैं हम। अदरवाइज इंटरफेरेंस में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो स्लिट्स होती हैं, जो सोर्सेज होते हैं, इनको बहुत क्लोज होना चाहिए टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस। तो ये बहुत क्लोज हैं। अगर ये दोनों क्लोज हैं तो बेटा ये देखें इस पॉइंट पे जब दो करीब करीब सोर्सेज से, ये दो करीब करीब सोर्सेज हैं, आपकी तरफ लाइट आ रही है, चले मैं इधर रख लेता हूं, एक आपकी तरफ लाइट इसमें से भी आ रही है, इसमें से भी आ रही है। जरा इमेजिन कीजिए कि दोनों जो करीब करीब हैं, आप निकलने वाली लाइट जब आप तक पहुंचेगी आपको ऐसे ही लगेगा तकरीबन ये पैरेलल रेज आ रही हैं, बिकॉज द सोर्सेज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इसमें से निकलने वाली रेज आपकी आंखों में जब आ रही होंगी आपको ऐसे लगेगा कि ये तकरीबन एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल हैं। तो ये क्लोज होने की वजह से इस पॉइंट को ये लगेगा ये एक ही पॉइंट से जो सी हैं वो वेव्स आ रही हैं। वो हम चले सेंटर पे इमेजिन कर लेते हैं। ये पॉइंट C जो है सेंटर वाला पॉइंट, यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसीलिए बिकॉज इस पॉइंट पे ये करीब करीब होने की वजह से ऐसे ही लगेगा सेम पॉइंट से आ रही है, इसलिए हमने एक सेंटर पे पॉइंट इमेजिन कर लिया। और ये सेंटर वाले पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस ऑलरेडी पता है हमें, L डिस्टेंस है। हमने क्या फाइंड करना है, अच्छा ये वाला एंगल भी देख लीजिए साथ ही। इनका जो एंगल है ये थीटा है, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल थीटा है। इस A से P तक का डिस्टेंस और B से P तक के दरमियान पाथ डिफरेंस निकालना है। वो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमने इस A से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। किसके ऊपर, B P के ऊपर, D कह लें इसको।
तो ए डी इस बी पी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर है बी पी के ऊपर, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी पी। और ये आपने इस तरह से ड्रॉ करना है, इस तरह से ड्रॉ करना है कि ए से लेकर पी और डी से लेकर पी तक डिस्टेंसेस क्या हो, इक्वल। ए से पी और डी से पी नजर भी आ रहे हैं आपको अप्रोक्सीमेटली, अब आपको लग पता चल रहा है कि ए से पी और डी से पी इक्वल है। दिस इंप्लाइज, इनको आपने इस तरह से करना है ड्रॉ कि ए से लेकर पी तक लेंथ और डी से लेकर पी तक लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल हैं तो फिर आप ही बता दीजिए इसके ए पी और बी पी के दरमियान डिफरेंस भला क्या रह जाएगा, ये बी डी। बी डी इज द पाथ डिफरेंस, देन बी डी इज द पाथ डिफरेंस, बी डी इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन ए पी एंड बी पी। यही हमने फाइंड करना है। इस ट्राइंगल में है ना, ये ए बी डी ट्राइंगल में, और उसमें आपने याद रखना है कि ये वाला एंगल भला कितना है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 डिग्री है, दो तरीके हैं इसको देखने के लिए। ये वाला एंगल ना अपना, ये वाला एंगल थीटा होगा। दो तरह से इसको देख सकते हैं, आसान तरीका एक बता देता हूं आपको। ये थीटा किस किस के दरमियान एंगल है, सी पी और सी ओ के दरमियान। अब सी ओ ए बी पे परपेंडिकुलर है, सी ओ ये और ए बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इसी तरह ये सी पी और ये ए डी परपेंडिकुलर है। तो अगर एंगल सी ओ और सी पी में थीटा है तो फिर एंगल ए बी और ए डी में भी क्या होगा, थीटा ही होगा। जो एंगल दो लाइंस के दरमियान होगा वही एंगल उनके दरमियान, उन पे जो परपेंडिकुलर्स हैं उनमें भी वही एंगल थीटा ही होगा। दूसरा भी एक और तरीका भी है, वो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा, मैथ वाले समझ गए होंगे। ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस करेंगे सिर्फ थीटा, ये वाला एंगल बच जाएगा। बाकी बहरहाल बाकी चीज़ें जो उनसे वो कैलकुलेट करते हैं। इस ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ए डी बी, दिस वन, ये ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, जिसमें ये पॉइंट है ए, दिस इज बी, दिस इज डी, और ये एंगल है थीटा, ये डी है और ये हमारा पाथ डिफरेंस है। तो इसमें साइन थीटा किसके इक्वल बन जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है बी डी, डिवाइडेड बाय 90 के ऑपोजिट क्या है, ये डी। तो बी डी विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा, बी डी विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा। ये पाथ डिफरेंस आ चुका है। अब हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये पाथ डिफरेंस, ये इनके दरमियान पाथ डिफरेंस पी तक जाते हुए अगर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हुआ देन इस पी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, मैक्सिमा बनेगा। और अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हुआ पी पे, तो फिर पी पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क फ्रिंज, या उसे हम क्या बोलेंगे, मिनिमा बनेगा। तो पहले हम मैक्सिमा के लिए देख लेते हैं। फॉर मैक्सिमा जो पाथ डिफरेंस है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, ये पाथ डिफरेंस बी डी मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। यहां पे हम n की बजाय m से इंडिकेट कर रहे हैं,
कोई इशू नहीं है, ऑर्डर है ये। इसमें इसको फिर आप इसे कंपेयर कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज, इसको इक्वेशन अगर मैं 1 कह देता हूँ, कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1, डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम लैम्डा, डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम लैम्डा। ये पाथ डिफरेंस की कंडीशन आ गई है जी। न्यूमेरिकल्स में भी इस आर्टिकल में से फार्मूलाएं बहुत यूज होने हैं एक्सरसाइज के, न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स में भी। तो डी साइन थीटा इक्वल्स आ गया जी एम लैम्डा के। और फॉर मिनीमा के लिए बी डी पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या पड़ी हुई है आप लोगों ने, या m प्लस 1/2 लैम्डा पड़ा हुआ है, या इसको हम इस तरह भी लिखते हैं 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। तो इसको जब कंपेयर करेंगे इसके साथ तो डी साइन थीटा किसके इक्वल बन जाएगा, m प्लस 1/2 लैम्डा। कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1, तो ये बेटा बन गया डी साइन थीटा इसके लिए m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा, पाथ डिफरेंस ऑफ मिनिमा। हाँ, इसमें अब याद भी रखना है, एक और बात को भी आपने याद रखना है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। m की वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, m की वैल्यू इसमें भी 0 1 2 3 ही होगी, इसमें भी 0 1 2 3 ही लेनी है हमने। लेकिन ख्याल रखना है एक बात का, क्योंकि यहां पर सेंटर पे ब्राइट है, तो सेंटर वाले ब्राइट की m की वैल्यू ऑर्डर आपने कितना लेना है, 0। इसको 0th मैक्सिमा बोलते हैं। इसके बाद वाला जो मैक्सिमा आएगा ये वाला, इसके लिए m की वैल्यू क्या कंसीडर करनी, फिर आपने 1। दूसरे वाले के लिए सेंटर के बाद जो दूसरे वाला आएगा m की वैल्यू 2 एंड सो ऑन। लेकिन मिनिमा में ऐसा नहीं है। मिनिमा शुरू ही कहां से हो रहा है, यहां से। पहला मिनिमा सेंटर पे तो नहीं है, हम पहली वैल्यू यहां पे जो 0 पुट करेंगे तो तब ये पहले वाला मैक्सिमा नहीं, पहले वाला मिनिमा आएगा। इसके लिए पहले मिनिमा के लिए अगर वो कहता है ना पहला मिनिमा, तो आपने m की वैल्यू याद रखनी है। पहला मिनिमा m0, पहला मैक्सिमा कहे तो m1 है, सेंटर के बाद क्योंकि m1 वाला आना है, सेंटर वाले के लिए 0। लेकिन मिनिमा में ऐसा नहीं है। मिनिमा में वो कहे पहला मिनिमा m0, वो कहे दूसरा मिनिमा m1, वो कहे तीसरा मिनिमा m2। तो ये इसी तरह यहाँ पर m की वैल्यू ये 1, और इसके बाद जो उनसा है ये वाला m, इसके लिए भी डार्क वाले के लिए m की वैल्यू ये 0, इसके लिए 1 जी। ये डार्क पहला है m0, ये डार्क दूसरा m1, और तीसरे डार्क के लिए m2 आपने कंसीडर करना है। इस बात का ज़रा ख्याल रखना है आपने। तो ये पहला हमने अचीव कर लिया, पहला पॉइंट, पाथ डिफरेंस हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे जो भी मैक्सिमा बना है या मिनिमा, उसका सेंटर से, उसको चले हम इंडिकेट कर रहे हैं जी यहाँ से y से। ये y वो डिस्टेंस है किसी भी mth मैक्सिमा का या mth मिनिमा का। तो उसका फार्मूला हम ड्राइव करेंगे अभी। जी, डिस्टेंस, पहले हम डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या है, इंडिकेट कैसे किया हुआ, वाई से। तो हमने ये वाला जो साइन थीटा वाली ड्राइव की है, इनको भी यूटिलाइज करेंगे। इसको मैं इक्वेशन 2 कह रहा हूँ और इसको मैं इक्वेशन 3 कह रहा हूँ, जो हमने बाद में यूज़ करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक ट्राइंगल बने मेरे पास, ये COP ट्राइंगल बन रही है।
और अगर COP ट्राइंगल बन रही है तो इस COP ट्राइंगल में ये भी राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल COP, ये ट्राइंगल है जी, ये CO ये P, जिसमें ये Y के इक्वल है और ये L के इक्वल है। ये वाला एंगल क्या है? थीटा। सामने परपेंडिकुलर है ये 90 के साथ, बेस थीटा और 90 के साथ, तो ये रेशो किसकी बनेगी? ये टेंजेंट थीटा बन जाना। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू OP ओवर CO या OC। तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू OP इज Y और CO L के इक्वल है। Y ओवर L आ गया टेंजेंट थीटा। अब यहां पर इस फार्मूले में तो हमारे पास है साइन थीटा। अच्छा, अब एक और अहम पॉइंट, अब पहले भी पता ही होगा आप लोगों को कि अगर थीटा स्मॉल हो तो फिर टेन थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली क्या आती हैं? इक्वल आती हैं। तो फॉर स्मॉल थीटा ये टेन थीटा और ये साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होंगे? इक्वल होंगे। फॉर स्मॉल थीटा एंड थीटा एंड साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या है? इक्वल। तो अगर टेन थीटा Y ओवर L है तो मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा भी किसके इक्वल होगा? दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू Y ओवर L। अब इसकी वैल्यू साइन की मैंने पहले पोजीशन फाइंड कर लेनी है ब्राइट वाले की, उसके बाद मैंने पोजीशन फाइंड कर लेनी है डार्क फ्रिंज की। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन के लिए इक्वेशन 1 में जब हम लिखेंगे d साइन थीटा की जगह क्या लिख देना आपने? Y ओवर L इक्वल आ जाएगा m लैम्डा। Y को हम जनरल m भी साथ ऐड कर देते हैं नीचे स्मॉल सबस्क्रिप्ट में, किसी के लिए भी हो सकता है, ये मुझे नहीं पता अभी पहले के लिए, दूसरे या तीसरे के लिए। तो इसलिए जनरल सिंबल मैंने क्या दे दिया इसको? Y के सबस्क्रिप्ट में m लिख दिया। यहाँ से बताइएगा फिर बेटा y m किसके इक्वल आ जाएगा? m लैम्डा L मल्टीप्लाई और d इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका पोजीशन का फार्मूला आ गया मैक्सिमा का। मैक्सिमा की पोजीशन जो है वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। मैंने पहले मैक्सिमा की करनी है, यहाँ पर पुट कर दूंगा। लैम्डा वेवलेंथ है लाइट की, L इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन, एंड D इसको स्लिट सेपरेशन बोलते हैं, स्लिट सेपरेशन। और ये Y जोन सा है वो फिर मेरे पास पहले का, दूसरे का, तीसरे, जिस मैक्सिमा का मैंने सेंटर वाले मैक्सिमा से जो है डिस्टेंस फाइंड करना है वो मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर पोजीशन फाइंड करनी हो हमने, इसको मैं रेज करने लगा, इसी तरह अगर मैंने पोजीशन फाइंड करनी हो मिनिमा की या डार्क फ्रिंज की, पोजीशन ऑफ मिनिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा, तो ये जो मेरे पास अभी इक्वेशन इसकी लिखी है पाथ डिफरेंस की, यहां पे मैंने साइन थीटा की जगह y ओवर L को रिप्लेस करना है। तो ये आ जाएगा d y ओवर L, फिर y के साथ मैंने सबस्क्रिप्ट में m लिख दिए किसी mth मिनिमा के लिए, तो इधर भी ये m प्लस 1 ओवर 2 इंटू लैम्डा, बाकी सब वैसे ये y m इक्वल आ जाएगा m प्लस 1 ओवर 2 लैम्डा, L इधर मल्टीप्लाई और D इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये पोजीशन का रिलेशन आ गया है मिनिमा का। सेंटर वाले मैक्सिमा से मैंने अगर पहले मिनिमा का जो सा रिलेशन फाइंड करना होगा, ये पहले वाला, तो मैं यहाँ पे m की जगह क्या पुट करूँगा? 0। दूसरे के लिए पुट करना होगा m की वैल्यू 1, और तीसरे के लिए फाइंड करनी होगी उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन
कि वो सेंटर वाले से कितनी दूर है, सेंट्रल मैक्सिमा से, तो वो मैं इस फार्मूले से जो सा फाइंड कर लूँगा। ले जी, 2 टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं, पाथ डिफरेंस भी और पोजीशन। मैंने पहले कहा था कि लेक्चर थोड़ा लेंथी है, थोड़ा सा पेशेंट भी रहना है आपने, लेकिन लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट जो हमने इसमें से फाइंड करना वो है फ्रिंज स्पेसिंग। बड़े अहम पॉइंट ये इसलिए भी है, ऑब्जेक्टिव इसमें से बहुत पूछी जाती है, फ्रिंज स्पेसिंग में से। फ्रिंज स्पेसिंग, इसको जरा बना रहने देते हैं, इसमें से देखना है हमने। फ्रिंज स्पेसिंग या दूसरा नाम इसका फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज स्पेसिंग कुछ भी नहीं है, ये आसान सी डेफिनेशन है इसकी। मज़े की बात यह है इंटरफेरेंस पैटर्न में कि जितने भी मैक्सिमास बनते हैं, जितने भी मिनिमास बनते हैं, सब साइज में एक जैसे होते हैं। साइज में अगर एक जैसे हैं, इसका क्या फ़ायदा हुआ फिर हमें? ये 2 ब्राइट के दरमियान एक अकेला डार्क है, तो इनके दरमियान में डिस्टेंस क्या होगा? वही डार्क वाला। इन 2 ब्राइट के दरमियान में भी एक डार्क, इनके दरमियान में भी डिस्टेंस वही। अगर इन दोनों का डिस्टेंस जस्ट इमेजिन 3 मिलीमीटर है, तो इन दोनों का भी कितना होगा? 3 मिलीमीटर। और दूसरी मजे की बात ये कि जितना साइज मिनिमा का उतना ही साइज मैक्सिमा का। तो अगर मैक्सिमास के दरमियान डिस्टेंस एक जैसा है कंसेक्यूटिव मैक्सिमास का, तो फिर कंसेक्यूटिव मिनिमास का डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि उन 2 मिनिमा के दरमियान में एक मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज आ रही है। तो ये जो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस है ना बिटवीन मिनिमास और मैक्सिमास, इसी को बोलते हैं स्पेसिंग। 2 कंसेक्यूटिव के दरमियान स्पेसिंग, या किसी एक दरमियान में एक आ गया, उसकी विड्थ जितनी भी बन गई है, इसलिए इसको फ्रिंज विड्थ या 2 फ्रिंजेस के दरमियान कंसेक्यूटिव ब्राइट या कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान स्पेसिंग को क्या कहा जाता है? फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज स्पेसिंग। द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive मैक्सिमा और मिनिमा इज नाउन एज फ्रिंज स्पेसिंग। इसको हम सिंबॉलिकली, क्योंकि ये डिस्टेंस का डिफरेंस है, y का डिफरेंस है, मतलब सेकंड वाले और पहले वाले का मैंने डिस्टेंस निकालना है, y सेकंड वाले में से y1 वाले का माइनस करके निकाल लेना मैंने, तो चेंज आ गया ना, इसलिए इसको हम डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड कर लेते हैं मैक्सिमा के लिए जो सा वो क्या होगा और मिनिमा के लिए किस तरह से फाइंड करना है। फॉर मैक्सिमा पहले देख लेते हैं। डेल्टा y अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे किसी mth मैक्सिमा से, कोई mth वट एवर इट इज, 3rd 4th या जो भी है, 5th और 4th का डिफरेंस लेंगे तब भी आ जाएगा। अगर मैं 3rd और 2nd का डिफरेंस ले लूंगा डिस्टेंस का, तो फिर भी मेरे पास यही चीज आनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जनरल एक सिंबल ym में से माइनस कर रहा हूं ym-1 को, या ym+1 में से ym को भी क्या कर सकते हैं आप, माइनस कर सकते हैं। तो ये आपका, ये कोई mth सेकंड है सपोज करें, तो ये कौन सा होगा? ये 3rd वाला होगा। अब मैक्सिमा के लिए फार्मूला पता है आपको, अभी इधर ही लिखा हुआ है ये। पहले मैं ym+1 के लिए क्या करूंगा, m की जगह पे क्या लिखना है, m+1, इधर m+1 लैम्डा l/d माइनस ym के लिए सिर्फ m लैम्डा l/d। इधर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो m लैम्डा l/d, दिस इज m लैम्डा l/d, 1 से मल्टीप्लाई होगा लैम्डा l/d माइनस फिर m लैम्डा l/d। ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले ये कैंसल आउट हो जाने हैं, बाकी सिर्फ y का फार्मूला लैम्डा l/d। तो ये आ गई है जी फ्रिंज स्पेसिंग का रिलेशन फॉर
मैक्सिमा, और मिनिमा के लिए ये कोई डिफरेंट नहीं है, सेम मिनिमा के लिए भी यही है। बुक में उसने बस ये कहा कि कैलकुलेट किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। चले हम प्रूफ कर भी लेते हैं साथ ही, फिर इसको इस रिलेशन को थोड़ा सा एलेबोरेट भी करते हैं। मिनिमा के लिए, फॉर मिनिमा वही मिनिमा का जो पोजीशन है उसके लिए डेल्टा वाई एम प्लस वंथ मिनिमा में से एम वाला माइनस कर दीजिए जस्ट। चलो डेल्टा वाई इधर पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे, एम प्लस वन, और नेक्स्ट वाले के लिए जस्ट एम। तो फार्मूला बनेगा यहां पे इसके लिए एम प्लस वन ओवर टू लैम्डा एल ओवर डी, और इसके लिए एम प्लस वन ओवर टू लैम्डा एल ओवर डी। लैम्डा एल ओवर डी। बाकी इसको कैलकुलेट करने के आपके मुख्तलिफ तरीके हैं, मैथमेटिक्स में थोड़ा लेंथी लेके जाना है, तब भी ऐसे भी हो सकता है। देखें मैं इस लैम्डा एल ओवर डी को इसको अलग कर लेते हैं, वन को अलग कर लीजिए, एम प्लस वन ओवर टू को सेपरेट कर लें ताकि स्टेप एक कम हो जाए। वन प्लस एम प्लस वन ओवर टू लैम्डा एल ओवर डी माइनस एम प्लस वन ओवर टू लैम्डा एल ओवर डी। इसको वन से अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए और m प्लस वन ओवर टू से अलग कर दीजिए ताकि वो इसके साथ डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाए। तो डेल्टा वाई लैम्डा एल ओवर डी, पहले मैं वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो लैम्डा एल ओवर डी रह जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो m प्लस वन ओवर टू मल्टीप्लाई होगा लैम्डा एल ओवर डी से, माइनस m प्लस वन ओवर टू लैम्डा एल ओवर डी। अब ये मैं डायरेक्ट जो है वो कैंसिल कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है। आप अगर अलग अलग इसको इससे वन से एम से इससे फिर इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करके तब भी कैंसिलेशन हो जानी है। फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा लैम्डा एल ओवर डी। तो ये देखें कोई फर्क तो नहीं है, जो फार्मूला मैक्सिमा के लिए आया वही फार्मूला मिनिमा के लिए आया। अब दोनों के लिए फार्मूले में ऑर्डर नहीं है, एम ये क्योंकि सबका डिस्टेंस एक जैसा होता है, कंजेक्टिव मैक्सिमास का कंजेक्टिव मिनिमास का, इनकी विड्थ सेम होती है। ये डिपेंड भला किन फैक्टर्स पे कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए भी पर्टिकुलरली। एक तो ये डिपेंड कर रहा है जी वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, लाइट की वेवलेंथ पे डायरेक्टली। आप बताइए विजिबल स्पेक्ट्रम में किस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है? शाबाश, रेड कलर की। नहीं भी बताया आपने फिर भी आपको शाबाश, आप लेक्चर को समझ तो रहे हैं ना कम से कम। तो रेड कलर की अगर वेवलेंथ ब्लू कलर से ज्यादा है, ये रेड है जी, ये ब्लू नजर आ रहा है आपको, तो अगर रेड कलर की वेवलेंथ ब्लू कलर से ज्यादा है, वॉयलेट से ज्यादा है सपोज करें, तो फिर सपोज नहीं करना है ही ऐसा, तो फिर अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट रेड लाइट से करूं और ब्लू लाइट से करूं तो किसमें फ्रिंजेस बड़े साइज की आएंगी? रेड लाइट के लिए। तो रेड लाइट के लिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, तो रेड के लिए जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो ब्लू की फ्रिंज स्पेसिंग से ज्यादा होगी। दूसरा ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सेकंड पे डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स, स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस जो है उस पर डिपेंडेंस है इसकी, डायरेक्टली है इसके भी। जितनी दूर होगी स्क्रीन, फ्रिंजेस का साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन ये ना हो कि इतना ज़्यादा हो जाए कि फ्रिंजेस जो उनसी हैं वो डिसअपियर ही हो जाए, नज़र ही ना आए आपको। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। नंबर 3 पे ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, डी। व्हाट इज डी? दोनों स्लिट्स का आपस में
डिस्टेंस, स्लिट सेपरेशन भी बोलते हैं इसको। तो स्लिट्स सेपरेशन के इन्वर्सली है ये, बाकी दोनों के तो डायरेक्टली था। ये अगर मैं हाफ कर दूंगा, करीब करूंगा जितनी स्लिट्स को, उतनी फ्रिंजेस जो सी हैं उनका साइज बढ़ जाएगा। डी के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। ये मैं अगर हाफ कर देता हूं तो ये फ्रिंज स्पेसिंग डबल हो जाएगी, फ्रिंज स्पेसिंग इसको हाफ करने से डबल हो जाएगी। बाकी आपको इस तरह भी पूछ सकता है, इसको डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, 4 टाइम्स हो जाएगी। लैम्डा और एल दोनों को डबल कर दिया तो डी को सॉरी और एल को डबल करने से सेम रहेगी। अगर लैम्डा और एल को डबल कर दिया तो 4 टाइम्स हो जाएगी, अगर लैम्डा और डी को डबल किया फिर भी सेम रहेगी। तो इस तरह से मुख्तलिफ फैक्टर जो हैं वो चेंज करके ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं। इसमें भी हमने जो स्टडी किया है वो सिंगल वेवलेंथ के साथ स्टडी किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट वाइट लाइट के साथ परफॉर्म करते हैं तो वाइट लाइट के साथ क्या आपको जो है वो पैटर्न मिलेगा, अगर मिलेगा तो किस तरह का होगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना आपने कि वाइट लाइट के केस में अगर हम विजिबल लाइट जो सी सारी की सारी जो सी वो यूज करते हैं वाइट लाइट, तो उसमें स्पेक्ट्रम मिलेगा तो सही हमें, लेकिन उस स्पेक्ट्रम में कलर्स होंगे, कलरफुल पैटर्न। उस कलरफुल पैटर्न में सेंटर पे, क्योंकि सारी लाइट्स आनी है यहां पे, सेंट्रल मैक्सिमा वाइट होगा, ब्राइट तो होगा ही लेकिन वाइट होगा वो, क्योंकि लाइट कौन सी यूज कर रहे हैं आप, वाइट। सारे कलर जो से हैं वो पहले सेंटर पे आ रहे हैं, तो वाइट मैक्सिमा आपको सेंटर पे मिलेगा। ऊपर और नीचे मुख्तलिफ कलर्स का कलरफुल पैटर्न बन सकता है, जिसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी उसके हिसाब से आपको, लेकिन तरतीब क्या रहेगी। देखिए पोजीशन क्या है इसका, किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लैम्डा के साथ। इसी तरह मैक्सिमा वाला यहाँ से रेज हो चुका है, उसमें भी पोजीशन जो सी है उसका लैम्डा के साथ डायरेक्ट रिलेशन ही था, एम लैम्डा एल ओवर डी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाइट के सबसे करीब तरीन अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो कौन सा कलर होगा, वो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, क्योंकि वाई एम का लैम्डा से डायरेक्ट रिलेशन था। तो विजिबल लाइट में सबसे कम वायलेट की वेवलेंथ है, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबगर ऊपर भी और नीचे भी इसी तरह से विबगर। लेकिन ये पैटर्न में जिसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वो इस पैटर्न में जो है वो बनेंगे। सेंटर के सबसे करीब तरीन इन 7 में से वायलेट होगा और सबसे दूर कौन होगा, वो रेड कलर होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं। थोड़ा लेंथी था लेक्चर, लेकिन आप लोग जो है वो इसको जो है वो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो अगर आपने अंडरस्टैंड किया है, जिस तरह ये डार्क मिनीमा यहाँ पे बन रहे हैं, मिनीमा या डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं, इसी तरह इस वीडियो के साथ आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर का, डार्क कलर का सब्सक्राइब का बटन, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जो है वो लाइक लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।